वेलकम बैक दोस्तों। एक्चुअली मेरा लैपटॉप थोड़ा ट्रबल में था, इसीलिए वीडियो थोड़ी लेट से आ रही है। लेकिन इसी दरमियान में मैंने डार्क टीवी शो देख ली, तो वो देखने के बाद मेरे दिमाग में एक ही बात आई, यार बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। और इसके बाद एक और बात आई, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। मतलब साला पता ही नहीं चलता कौन किसका बेटा है, कौन किसकी बेटी है, कौन किसका पोता है, कौन किसकी माँ है। उफ, दिमाग का दही बन गया था। तो खैर 1 से 2 बार देखने के बाद मैंने स्टोरी इकट्ठा करके आपके सामने ये वीडियो लाया हूँ। माइंड बेंडिंग जैसे वर्ड का बेस्ट एग्जाम्पल है नेटफ्लिक्स की डार्क टीवी सीरीज। टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को लेकर इस लेवल में ऑडियंस को कंफ्यूज करने वाली सीरीज मैंने आज तक नहीं देखी। सच में ये डार्क एक जिक्सा पजल जैसी है। मतलब छोटे छोटे पजल के पीसेस हमारे आँखों के सामने ही होते हैं। ध्यान से उन पीसेस को इकट्ठा करके देखने में ही मजा आता है। उसी तरह डार्क के हर कैरेक्टर को उसके टाइम लूप को समझने में ही असली माइंड बेंडिंग पता चलता है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही डार्क सीरीज की ओवरऑल स्टोरी, इसका मेन कॉन्सेप्ट, इसका एंडिंग और थ्योरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो डार्क सीरीज देख चुके हैं और कुछ भी समझ नहीं पाए। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। डार्क में सारे 4 फैमिलीज होते हैं। बिकॉज ऑफ टाइम ट्रैवल एंडिंग में हमको इनके बीच क्या रिलेशनशिप है ये बात कंफ्यूज करके रख देती है। सो एक्चुअली डार्क के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमको रिलेशनशिप्स की और टाइम लूप की जरूरत नहीं है। सो उस कंफ्यूजन को कचरे में फेंकते हुए सिंपल से इस डार्क में क्या हुआ इसके एंगल से ही पता करते हैं। चलिए, तो पहले है डार्क ओवरऑल स्टोरी इन ए नटशेल। एक्चुअल से स्टोरी की शुरुआत होती है टर्नहाउस साइंटिस्ट से। एक्सीडेंट में उसका बेटा, बहू और पोती मर जाते हैं। सो टर्नहाउस उसके नॉलेज से एक टाइम मशीन इन्वेंशन करके उनको बचाना चाहता है। लेकिन वो मशीन 2 न्यू वर्ल्ड्स को क्रिएट करती है। एक है एडम्स वर्ल्ड, दूसरा है ईस्ट वर्ल्ड। ये 2 वर्ल्ड्स कंटिन्यूसली टाइम लूप में घूमते ही रहते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल पैदा होगा कि अगर टाइम ट्रैवल ना करे तो ये लूप ब्रेक हो सकता है ना? क्यों हर एक कैरेक्टर टाइम ट्रैवल करके इस चीज को और कॉम्प्लिकेट कर रहा है? लेकिन जितना समझ रहे हैं उतना आसान नहीं है। सच बताया जाए तो इट्स इम्पॉसिबल भी कह सकते हैं, क्योंकि टाइम ट्रैवल मशीन इन्वेंशन करने के बाद 2 रियलिटीज क्रिएट होते हैं और उस लूप को ब्रेक कर पाना इतना आसान नहीं है। तो इस डार्क स्टोरी में 3 मेन प्लेयर्स है। ये लोग अपने फैमिलीज के लिए, लव के लिए इस टाइम लूप को कंटिन्यू घुमाते ही रहते हैं। एक है एडम, ओल्ड वर्जन ऑफ जोनस, दूसरी है ईव, ओल्ड वर्जन ऑफ मार्था, और तीसरी है क्लाउडिया। तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक शख्स किसी न किसी टाइम लूप में जाकर लोगों को मैनिपुलेट करते रहता है। कोई कैरेक्टर इस टाइम लूप को खत्म करने की कोशिश करता है तो कोई इसको कंटिन्यू। लेकिन फाइनल एपिसोड में हमको ये बात पता चलती है कि कोई भी कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, ये इन्फिनिटी टाइम लूप खत्म हो नहीं सकता। इसीलिए जोनस और मार्था के वर्ल्ड में इनको मुश्किलात आते ही रहते हैं। उसी तरह ये 3 सीजन्स में इन 4 फैमिलीज के रिलेशंस और इनके टाइम लूप्स अनगिनत होते ही रहते हैं। एक्चुअल से टाइम एक वेरिएबल में होता है, इसीलिए जो मर गया वो लोग फिर से जिंदा हो जाते हैं और जो जिंदा होता है वो फिर से मर जाता है। ये सब बहुत कंफ्यूजन सा लगता है, लेकिन फाइनल एपिसोड में कंक्लूड ये होता है कि ये लूप कभी भी नहीं रुकता। कितना भी ट्राई कर लो ये कंटिन्यूस रिपीट होते ही रहता है। जोनस और मार्था इस लूप से कैसे बाहर आते हैं, यही है क्लाइमैक्स। आपने गौर किया ही होगा, डार्क सीरीज में हर शख्स इस टाइम लूप से बाहर निकलने की कोशिश में लगा रहता है। फाइनल में क्लाउडिया एडम के पास आकर इसका एक सॉल्यूशन बताती है। वो ये है कि अगर टर्नहाउस टाइम मशीन का इन्वेंशन ना करता तो एडम और ईव के वर्ल्ड क्रिएट ना हो पाते। तो उस वक्त वो 2 वर्ल्ड्स टर्नहाउस के ओरिजिन से डिवाइड हुए थे। जब अपोकैलिप्स हो रहा था तब क्लाउडिया ने एक चीज को ऑब्जर्व किया था। वो ये है कि उस वक्त कुछ सेकंड्स के लिए टाइम फ्रीज हो जाता है और उस वक्त टर्नहाउस के ओरिजिन में जाकर उस टाइम मशीन को क्रिएट करने से रोक सकते हैं। सो एडम भी इस प्लान पर भरोसा करते हुए जोनस से कहता है। तब जोनस और मार्था ये दोनों मिलके करेक्टली 1996 में जाते हैं, जहाँ पर टर्नहाउस उस लूप होल को ओपन करते रहता है। सो जब ये 3 वर्ल्ड्स के बीच एक पैसेज फॉर्म होता है, इसी पैसेज की मदद से जोनस और मार्था अपने रियल वर्ल्ड यानी ओरिजिन में आ जाते हैं। लेकिन इनके पास एक और बड़ा टास्क होता है। वो ये है कि टर्नहाउस उस टाइम मशीन को इन्वेंशन करने से रोकना होगा। अगर उसको रोकना होगा तो उसकी फैमिली को मरने से बचाना होगा। इसीलिए जोनस और मार्था टर्नहाउस के कार के सामने आकर खड़े हो जाते हैं
और उनसे कहते हैं कि यहाँ की ब्रिज क्लोज है, आपको वापस जाना होगा। उसी तरह तन्होस की फैमिली वापस चली जाती है। अब चूंकि तन्होस की फैमिली मरी नहीं, इसीलिए तन्होस उस मशीन को क्रिएट नहीं करता। सो ऑटोमेटिकली आडम और ईव के वर्ल्ड भी वैनिश हो जाते हैं, उसी तरह जोनस और मार्था भी। डार्क सीरीज में ये सिंबल को आपने नोटिस किया ही होगा। ये सिंबल 3 डिफरेंट वर्ल्ड को दर्शाता है। ओरिजिन वर्ल्ड में अगर टाइम मशीन का इन्वेंशन ना होता तो एडम और ईव के वर्ल्ड्स ना क्रिएट होकर सिंपल सीधी सादी ओरिजिन वर्ल्ड कंटिन्यूसली चलते रहती। ऐसा सोच लिया जाए तो फाइनली हैप्पी एंडिंग हो सकती है। तो एक्चुअली में हुआ भी ये, लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सीन से ये सीरीज खत्म होती है। वही है फाइनल डिनर सीन एक्सप्लेन। आपने इस सीन को ऑब्जर्व किया ही होगा। यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स मिसिंग में है। अगर टाइम ट्रैवल ना के बराबर होता तो ऑफकोर्स कुछ कैरेक्टर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो इसी का एक्सप्लेनेशन है ये डिनर सीन। इस सीन में हमको सिर्फ 6 मेन कैरेक्टर्स ही देखने को मिलते हैं। कैथरीना, हैना, टॉर्बेन, बेन्नी, पीटर एंड रेजिना। इन सारे कैरेक्टर्स के पेरेंट्स को टाइम ट्रैवल से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए ये लोग ओरिजिन वर्ल्ड में ही रहते हैं। अब मिसिंग कैरेक्टर्स को देखें तो पहले है उल्ड्रिक निल्सन। ये कैरेक्टर ओरिजिन वर्ल्ड में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि उल्ड्रिक के फादर ट्रॉन्ट, उसी तरह उसकी ग्रैंड मदर एग्निस, ये लोग टाइम ट्रैवल के जरिए से पैदा होते हैं। तो ऑफकोर्स टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा तो उल्ड्रिक कहाँ से टपकता। इसी तरह हमारे हीरो हीरोइन और उसके फ्रेंड्स, ये लोग भी जम नहीं लेते। जो लोग टाइम ट्रैवल से कनेक्टेड है वो लोग ओरिजिन वर्ल्ड से अपनी एग्जिस्टेंस ही गवा देते हैं। डिनर सीन में रिलेशनशिप में जो है वो है हैना और टॉर्बेन, उसी तरह पीटर और बेन्नी, कैथरीना और रेजिना, ये दोनों सिंगल ही दिखते हैं। लेकिन लास्ट में हैना जो प्रेग्नेंट होती है वो येलो जैकेट को देखते हुए कहती है कि वो अपने बेटे का नाम जोनस रखेगी। तो इस तरह कुछ डार्क और कुछ लाइट, एक ऑप्टिमिस्टिक मिस्टीरियस शॉट के साथ ये सीरीज खत्म होती है। फाइनली थीम्स एंड थियरीज ऑफ डार्क। सो ये 3 सीजन में फिजिक्स और स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड कई सारे कॉन्सेप्ट्स को दिखाया गया है। तो उनमें से कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 है आइंस्टीन, नीत्शे एंड स्कोपेनहाउर वर्ड्स। डार्क का हर एक सीजन एक कोटेशन से स्टार्ट होता है। अब ये एक जर्मन टीवी शो है, इसीलिए जो साइंटिस्ट या फिलोसोफर्स जर्मनी में पैदा हुए हैं उनकी बातों को इस सीरीज में यूज किया गया है। उसी तरह ये 3 कोटेशंस स्टोरी के थीम को भी एस्टैब्लिश करते हैं। सपोज पहला सीजन आइंस्टीन के कोटेशन से शुरुआत होती है। वो ये है कि द डिस्टिंक्शन बिटवीन द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज ओनली ए स्टबॉर्नली परसिस्टेंट इल्यूजन। मतलब अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच का अंतर केवल एक दृढ़ भ्रम है। अगर डार्क में आपने ऑब्जर्व किया होगा तो सच में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बीच डिफरेंस या उनके इवेंट्स के बदलाव को नहीं दिखाया गया। सेकेंड सीजन स्टार्ट होता है फ्रेडरिक नीत्शे के कोटेशन से, एंड इफ यू गेज फॉर लॉन्ग इनटू एन अबिस, द अबिस गेजेस आल्सो इनटू यू। यहाँ पर अबिस का मतलब है अनंत, इन्फिनिटी। मतलब एक मीनिंगलेस डार्क फेस के डीप में चले जाए तो वही आखिरकार लाइफ की एक मीनिंग बन जाती है। उसी तरह एंडलेस टाइम लूप में हर एक कैरेक्टर सफर होने को दर्शाता है। अब फाइनल सीजन की शुरुआत होती है आर्थर स्कोपेनहाउर के कोटेशन से, ये मैन कैन डू व्हाट ही वांट्स बट नॉट वांट व्हाट ही वांट्स। ये सुनने में थोड़ा कंफ्यूजन सा लगता है, लेकिन डार्क स्टोरी थीम को यही करेक्टली डिफाइन करता है। मतलब एक इंसान जो सोचता है वही करता है, लेकिन क्या सोचता है वो उसके हाथों में नहीं होता। हम समझते हैं कि हम अपने विचार से फ्रीली डिसीजंस लेते आ रहे हैं, लेकिन वो सारा सब कुछ हमारा भ्रम है, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा आर्थर स्कोपेनहाउर का कहना है। डार्क में कैरेक्टर्स सोचते हैं कि वो टाइम ट्रैवल के जरिए से अपना पास्ट फ्यूचर चेंज कर सकते हैं, लेकिन सच बताया जाए तो कोई भी फ्री विल नहीं रहता। सारे लोग एक यूनिफाइड मेज में भटकते ही रहते हैं। सो जो हम करना चाहते हैं वो हमारे हाथों में ही रहता है, लेकिन क्या करना चाहते हैं वो हमारे हाथों में नहीं रहता। वो सारा सब कुछ किस्मत पर निर्भर होता है। सो नेक्स्ट थ्योरी है श्रोडिंगर कैट। थर्ड सीजन 7th एपिसोड में ये श्रोडिंगर कैट थ्योरी से शुरुआत होती है। डार्क सीरीज में 3 वर्ल्ड्स रहते हैं। सो ये 3 वर्ल्ड्स कैसे फॉर्म हुए उसी का एग्जाम्पल है ये श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट। ये सीन आपने देखा ही होगा। एक बिल्ली को एक बॉक्स में
बंद कर देते हैं और उस बॉक्स में एक डिवाइस रहता है या तो एक मैकेनिज्म रहता है। आफ्टर सम टाइम जब उस बॉक्स को ओपन करते हैं तो 50-50 चांसेस होते हैं कि वो बिल्ली मर भी सकती है या जिंदा भी रहती है। लेकिन श्रोडिंगर क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से देखा जाए तो जब उस बॉक्स को ओपन कर रहे होते हैं तो उस वक्त इंस्टेंट में वो बिल्ली हाफ मर चुकी होती है, हाफ जिंदी रहती है। सो एक ही वक्त में साइमल्टेनियसली ये बिल्ली लाइफ एंड डेथ स्टेट में होती है। बॉक्स ओपन करने के बाद में फिक्स होता है कि वो बिल्ली मरी है या जिंदी है। तब तक वो बिल्ली 50-50 में रहती है, मरी भी होगी या जिंदी भी हो सकती है। यही थियरी डार्क में अप्लाई किया जाए। तनहुस का बेटा मरने के बाद 2 रियलिटीज फॉर्म होते हैं। अगर यही चीज 50% प्रोबेबिलिटी में हुआ तो साइमल्टेनियसली टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। सो एक्सीडेंट होने के बाद एडम और ईव के वर्ल्ड क्रिएट हुए होंगे, हम ऐसा समझ सकते हैं। मतलब उस टाइम मशीन को बॉक्स समझ लिया जाए तो बॉक्स ओपन करने के बाद में हमको पता चलता है कि वहाँ का स्टेट क्या है। तो यही थियरी श्रोडिंगर क्वांटम फिजिक्स के जरिए से डार्क में समझाया गया है। सो नेक्स्ट थियरी है एवरीथिंग इज कनेक्टेड। जो कोई भी डार्क सीजन देख चुका है उनको ये डायलॉग याद ही होगा। हर एपिसोड में कोई ना कोई कैरेक्टर ये डायलॉग को कहते ही रहता है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। मतलब हर एक चीज एक दूसरे से लिंक्ड होती है। इसीलिए डार्क में ये भी कहा है कि बिगिनिंग इज एंडिंग, एंडिंग इज बिगिनिंग। जनरली हमारे वर्ल्ड में लोग समझते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली अपनी जिंदगी जी रहे हैं। लिटरली हर एक चीज एक दूसरे से लिंक हुई रहती है। इस वर्ल्ड में किसी न किसी चीज का किसी न किसी तरीके से लिंक हुआ रहता है। यही कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली डार्क में भी अप्लाई होता है। इसीलिए डार्क फैमिलीज में जिस माँ की बेटी होती है फिर से वही बेटी अपनी माँ की माँ बनती है। सुनने में बहुत अजीब सा लगता है लेकिन ये यूनिवर्सल थियरी को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट थियरी व्हाट इज डार्क। तो सारी सीरीज देखने के बाद असल में इसका नाम डार्क ही क्यों रखा, इसके लिए कई तरह की थियरीज है। वो ये है कि वर्ल्ड में हर एक चीज अपोजिट फोर्स में घूमती रहती है, जैसे डार्क एंड लाइट, गुड एंड बैड, गॉड एंड इविल एक्सेट्रा। सो डार्क सीरीज में भी 2 तरह के अपोजिट फोर्सेस मौजूद होते हैं जो टाइम पर कंट्रोल करना चाहते हैं, इसीलिए इसका नाम डार्क रखा होगा। तो दूसरा एग्जाम्पल है इस डार्क शो में हर एक कैरेक्टर फ्रॉम स्टार्ट टू एंड किसी न किसी तरह से सफर होते ही रहता है। डार्क का मतलब है अंधेरा। ये सारे लोग टाइम ट्रैवल की जर्नी में अपनी जिंदगी डार्क में ही बिताते हैं। उनकी जिंदगी ऑलमोस्ट अंधेरे में ही रहती है। सच में इस शो को देखने के बाद हमको यही फील होता है। तो डार्क में कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस भी मौजूद है, लेकिन क्लाइमैक्स में आते ही हमको ये समझ आता है कि क्रिएटर्स सेटिस्फाइंग एंडिंग देने में कामयाब हो चुके हैं। उसी तरह साइंस फिक्शन, मिस्ट्री और थ्रिलर का बेस्ट एक्सपीरियंस देती है ये डार्क सीरीज। तो दोस्तों बस इतना ही, और भी कई सारे बातें हैं तो उन बातों को और खींचूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो जाते जाते लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। सो तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।